गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। चलिए, आपको याद होगा हम उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे, तो हम पार्ट 3 तक पढ़ाए थे और इस वीडियो में मैं पार्ट 4 लेकर आया हूँ। ठीक बात है, पार्ट 4 की बात कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। ठीक बात है, तो उसी का पार्ट 4 लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में मैंने उत्तराखंड में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए, उन्हीं कमिश्नर्स के कार्य डिस्कस किए हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आप देखिए 1815 से लेकर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराखंड पर अधिकार हो गया था और स्वतंत्रता तक 1947 तक मैंने सारे कमिश्नर डिस्कस किए हैं और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, फटाफट चलते हैं। देखिए 1815 से 1838 तक उत्तराखंड एक नॉन रेगुलेशन प्रांत। मैं आपको बता दूं नॉन रेगुलेशन प्रांत क्या होता था। देखिए आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन कर रही थी तो यहाँ पर ये रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शासन होता था। याद होगा आपको रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1792 का एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट, 1813, 1833, इस तरह से आपको याद होगा इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर भारत में शासन करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए थे। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट जिन क्षेत्रों में सीधा लग जाते थे उन क्षेत्रों को ही कहते थे रेगुलेटेड प्रांत। कौन से प्रांत कहते थे? रेगुलेटेड प्रांत। ठीक बात है, लेकिन उत्तराखंड में ये सीधे लागू नहीं होते थे, तो उत्तराखंड कैसा था? नॉन रेगुलेशन प्रांत था। याद रखिएगा 1815 से 1838 तक उत्तराखंड नॉन रेगुलेशन रहेगा और ये लिखा भी है यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट नहीं लगते थे, बल्कि कमिश्नर, आयुक्त या फिर आप कहिए गवर्नर जनरल या संयुक्त प्रांत के गवर्नर, जो भी गवर्नर होते थे या गवर्नर जनरल जो भी कार्यकारी आदेश जारी करते थे उन्हीं को यहाँ पे कानून के रूप में लागू किया जाता था। तो 10 अप्रैल 1838 को उत्तराखंड रेगुलेशन प्रांत हो जाएगा। ठीक बात है, याद रखिएगा रेगुलेशन प्रांत हो जाएगा। तो 1815 से 1838 तक हम नॉन रेगुलेशन के रूप में पढ़ेंगे और 1838 के बाद रेगुलेशन प्रांत के रूप में हम पढ़ेंगे। चलिए आगे चलता हूं, ये लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। और किस प्रांत के अंदर आएगा? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के अधीन आएगा। ठीक बात है, कौन से? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। बाद में 1902 के आसपास ये संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का हिस्सा बन जाएगा और 1838 में इसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का पार्ट बनाया जाएगा। ठीक बात है, 1902 में क्या बन जाएगा? मैं लिख देता हूं, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। ठीक होगी बात। उसके बाद ये संयुक्त प्रांत नहीं रहेगा और स्वतंत्रता के बाद ये संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो जाएगा। और उसके बाद 9 नवंबर को आप जानते हैं 2000 को ये उत्तराखंड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर शासन चला। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो अब मैं शुरू करता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया और शासन किया तो यहाँ पर जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कमिश्नर होता था। ठीक बात है, याद रखिएगा क्या होता था? कमिश्नर होता था जो सर्वोच्च अधिकारी होता था। कमिश्नर पे छुट्टी की मात्रा आती, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इन कमिश्नर के द्वारा जो जो काम किए गए वो मैं पढ़ रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण कमिश्नर हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, मुख्यतः उन्हें ही चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ पर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। वो क्या करेगा? वो एक तरफ तो कमिश्नर दे सकता है और एक तरफ देख सकता है उनका कार्यकाल और आपसे कहेगा कि आप मिलान कीजिए। ठीक बात है, तो आपको मिलान करना होगा कि कौन से कमिश्नर का क्या कार्यकाल रहा, तो इसलिए आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जनरली क्वेश्चन पूछा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 1857 के विद्रोह के समय उत्तराखंड में कमिश्नर कौन था? तो देखिए कौन था? रेंटे था। इस तरह से आपसे पूछे कांग्रेस की स्थापना हुई तब कौन था कमिश्नर? तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा, तो आपको उन्हें याद कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए ये सारे के सारे हैं कमिश्नर। देखिए
1815 में गोरखों को पराजित करने के बाद उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। हम जानते हैं उत्तराखंड में शासन के लिए उत्तराखंड दो भागों में विभक्त हुआ। एक पार्ट कहलाता था ब्रिटिश गढ़वाल और दूसरा कहलाता था टिहरी गढ़वाल। ठीक बात है। अलकनंदा नदी दोनों की सीमा बनाती थी। अलकनंदा के पूर्व वाला भाग जो है ब्रिटिश गढ़वाल कहलाता था और जिसे बाद में कुमाऊं कमिश्नरी की संज्ञा दी गई। क्या दी गई? ब्रिटिश गढ़वाल किसके अधीन आता था? कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन आता था। जबकि अलकनंदा के पश्चिम का भाग जो है टिहरी गढ़वाल राज्य टिहरी रियासत के अधीन आता था। ठीक बात है। यहाँ पर फिर वही लिखा हुआ है, उत्तराखंड में प्रशासन के लिए गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में यहाँ पर प्रशासन किया गया। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी के अधिनियम लागू नहीं होते थे, बल्कि यहाँ का प्रशासन गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर के द्वारा जो समय समय पर कार्यकारी आदेश जारी किए जाते थे यहाँ की आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप, तो वही उन्हीं के आधार पर यहाँ का शासन होता था। ठीक होगी बात। चलिए, उसके बाद पहले कमिश्नर जो बने, अब एक क्वेश्चन नंबर बन जाता है, पहले कमिश्नर कौन थे? पहले कमिश्नर रहे हैं गार्डनर। ठीक है, गार्डनर का काल क्या रहा है? गार्डनर का काल आप देख सकते हैं 9 माह का कार्यकाल रहा है इनका, केवल 9 माह। इनके सहायक कमिश्नर कौन थे? ट्रेल थे। ठीक बात होगी। गार्डनर ने 9 महीने में शासन करने के बाद यहाँ पर 7 तहसीलें सर्जित की, याद करना चाहिए, और 5 थानों का स्थापना की थी। ठीक बात है। अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें नेपाल भेज दिया कि आप नेपाल में जाइए और वहां पर संगोली की संधि की व्यवस्था करिए। तो ये संगोली की संधि की व्यवस्था करने नेपाल चले गए थे। संगोली की संधि भी 4 बार हुई है, तो आपको डेट याद कर लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक बात है। पूछा था संगोली कहाँ पे है, आपको पता होगा, पेपर में आया था ये। सॉरी, देखिए 27 अप्रैल 1815 को कुमाऊं में पहली बार संगोली की संधि हुई थी, जो स्वीकार नहीं हुई थी। 28 नवंबर 1815 को दूसरी संगोली की संधि हुई, नेपाल नहीं मानी। तीसरी 2 दिसंबर 1815 को हुई, जिसे नेपाल ने नहीं माना। और अंतिम संगोली की संधि जो फाइनली अप्रूव हुई है 4 मार्च 1816 को हुई है, तो याद रखिएगा। ठीक होगी बात। जब गार्डनर यहाँ पे आया तो गार्डनर ने पहला भूमि बंदोबस्त किया 1815-16 में। देखिए, ये केवल कुमाऊं के हिस्से में कर पाएगा, गढ़वाल के हिस्से में नहीं कर पाएगा, यानी कि ये अपना बंदोबस्त को पूर्ण नहीं कर पाएगा, अधूरा छोड़ जाएगा। ठीक होगी बात। तो लिखा हुआ पहला भूमि बंदोबस्त 1815-16 में गार्डनर की अध्यक्षता में किया गया था। अब इसने जो बंदोबस्त किया 9 महीने तो रहा ही बहुत जल्दी में रहा, तो इसने क्या करा, गोरखा का जो बंदोबस्त था उसी के आंकड़े उठाए और यहाँ पर भूमि बंदोबस्त करने का प्रयास किया है। और जो इसने बंदोबस्त किया उसके भी अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ठीक होगी बात। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, याद रखिएगा, पहला बंदोबस्त गार्डनर ने किया और अधूरा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरे कमिश्नर बने ट्रेल। हम जानते हैं गार्डनर तो चले गए, गार्डनर के सहायक थे ये, आप जानते हैं ये, और लगभग 19 साल तक ये क्या रहेंगे? कमिश्नर रहेंगे। लिखा हुआ 1 वर्ष तक तो सहायक कमिश्नर बिल्कुल गार्डनर के रहे थे। हम जानते हैं गार्डनर के क्या रहे थे? सहायक कमिश्नर रहे थे ये, और 19 साल तक ये कमिश्नर के पद पर। ठीक है, इन्हें ही पहला वास्तविक कमिश्नर माना जाता है। पहला कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर भी इन्हें ही माना जाता है, याद रखिएगा। इनकी पुस्तक भी है, स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं। किसकी पुस्तक है? तो आप याद रखिए, ट्रेल की पुस्तक है। ठीक बात है। इन्होंने गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त किया। मैंने आपको कहा कि ये गार्डनर जो है अधूरा छोड़ गए थे, तो इन्होंने उस भूमि बंदोबस्त को पूरा किया, यानी कि पहला भी इन्होंने पूर्ण किया, उसके अलावा 6 और किए। तो इस प्रकार से इन्होंने कुल 7 भूमि बंदोबस्त करेंगे। ठीक बात है। इन 7 भूमि बंदोबस्त में कब कब किए 7 भूमि बंदोबस्त? पहले ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ 7 भूमि बंदोबस्त 1816, 1817, 1819, 1820, 1823, 1829 और 1832। ये कुल 7 भूमि बंदोबस्त किए। जो इन्होंने 1823 में किया था ना, 5वां बंदोबस्त, कौन सा? 5वां, याद रखिएगा। ये 5वां बंदोबस्त 1823 में, अगर जो मैं आपसे कहूं इसका संवत बताइए, तो 1823 में आप 57 विक्रम संवत जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1880 हो जाएगा। तो इसी बंदोबस्त को संवत 1880 यानी 80 का बंदोबस्त भी कहते हैं। लिखा हुआ है 80 का बंदोबस्त, याद रखिएगा, 5वां भूमि बंदोबस्त कहलाता है। 1823 में ये लागू हुआ था। ठीक बात है, 5 साल के लिए लागू किया गया था। बाद में फिर देखिए 29 में एक और होगा, तो इसे फिर 5 साल के लिए बढ़ा देंगे। इसकी क्या विशेषता थी? इसकी विशेषता थी प्रत्येक गांव में भूमि की नाप झोंक की गई, सीमा निर्धारित की गई, पहली बार लगान का कागज डाटा तैयार किया गया। ठीक बात है। और गोरखों के समय जो
अलग अलग अधिकारी लगान वसूल करते थे, वो सारी व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई, याद रखिएगा। एक ही जमाकर्ता को एक ही बार कर देने होते थे किसान को, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ था। 80 का बंदोबस्त में 7 बंदोबस्त द्वारा यहाँ पर गांव की सीमा, कृषि भूमि, खाली भूमि सब कागजों में दर्ज कर दिया था ट्रेल ने। तो ट्रेल की बड़ी भूमिका है, याद रखिएगा। ट्रेल के क्वेश्चन और ये आए हुए हैं, 80 का बंदोबस्त पेपर में आया हुआ है आपके यहाँ पे, याद रखिएगा। 1822 में ट्रेल ने आबकारी विभाग बनाया था, याद रखिएगा। आपसे पूछे आबकारी विभाग किसके समय बना, तो ट्रेल के समय। खच्चर सेना, खच्चर सेना क्या थी? कुली बेगार प्रथा का विकल्प के रूप में बनाई थी। कुली बेगार के विकल्प के रूप में खच्चर सेना का सुझाव किसने दिया था, तो आप याद रखेंगे ट्रेल ने दिया था। 1822 का ये भी, ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में आ चुका है। इन्होंने 1819 में 9 है, ध्यान रखिएगा, और 9 ही पटवारी के पद सर्जित किए, तो याद करने में आसानी रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पटवारी के पद सर्जित करने से ही उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था की नींव पड़ रही है, तो याद रखिएगा ट्रेल के द्वारा यह प्रयास प्रारंभ किया गया है, ठीक है। आगे पटवारी के पद बढ़ते रहेंगे, लेकिन शुरुआत हो गई ट्रेल के समय, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे चल रहा हूं। इनके समय में 1824 में यूरोप से बिशप हेवर आया था। अब ये भी क्वेश्चन हो जाता है, बिशप हेवर किसके समय आया था? ट्रेल के समय। कब आया था? 1824 में आया था। और ट्रेल की तारीफ करेगा, हाँ, ट्रेल के प्रशासन की तारीफ करता है बिशप हेवर, याद कर लीजिएगा। 1824 में डबल लॉक व्यवस्था, याद रखिएगा। डबल लॉक व्यवस्था जिले में खजाना होता है ना, ट्रेजर में, तो उसमें कलेक्टर और ट्रेजरर दोनों द्वारा अलग अलग लॉक किए जाते थे, इसे ही डबल लॉक व्यवस्था। अब भी डबल लॉक सिस्टम है, ठीक बात है। 1826 में देहरादून व चंडी क्षेत्र को कुमाऊं में शामिल कर दिया गया, याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक बात है। कुमाऊं की सीमा निर्धारित कर रहे थे। देखिए हुआ क्या, तराई के क्षेत्र को कुमाऊं में शामिल करें कि मुरादाबाद में शामिल करें, इसको लेकर के झगड़ा हो गया था इनका। कलेक्टर कौन थे? मुरादाबाद के, जिनका नाम था हॉल हेड, ये मुरादाबाद के कलेक्टर थे। और उत्तराखंड के कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? आपके ट्रेल थे। दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक वाद विवाद चला है, तराई क्षेत्र कुमाऊं का हिस्सा बने या मुरादाबाद। अब ये भी इंपॉर्टेंट है अगला, भोटिया जातियों की लगान माफी दी इन्होंने, बिल्कुल ठीक बात है, इंपॉर्टेंट भी है ये। और उनके मुकदमे उनके व्यापारिक स्थलों पर ही सुने जाएं, ये सुविधा प्रदान करने वाला ट्रेल है, इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरुआत होती है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए 1816 में अल्मोड़ा और 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ भी गया है दोनों क्वेश्चन। इन्होंने डाक व्यवस्था शुरू की, पेपर में आ गया है। अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच डाक व्यवस्था शुरू हुई थी, ये भी पेपर में आ गया। कहां कहां शुरू हुई थी, याद रखिएगा, ठीक बात है। 1833 में ट्रेल द्वारा सबसे पहले अल्मोड़ा देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, अब ट्रेल ने गोरखा प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करा यहाँ पर, और उसकी जगह कुमाऊं प्रांत का 26 परगनों में विभाजन किया, ठीक बात है। और इन्होंने 80 का बंदोबस्त करके यहाँ पे गांव के कागजों का संकलन भी किया था, लिखा है राजस्व कागजों का संकलन किया, जिसमें पहली बार लोगों को अपने गांव, अपनी जमीन, अपने वन आदि की सीमाओं का पता चला है। ये 80 का बंदोबस्त इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक होगी बात। चलिए आगे चलते हैं। हल्द्वानी का संस्थापक भी ट्रेल को माना जाता है 1826 में। देखिए व्यापारिक दृष्टि से इसका किसने स्थापित किया वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हल्द्वानी का मूलतः संस्थापक ट्रेल है 1824। हरिद्वार से केदारनाथ जाना हो, बद्रीनाथ जाना हो, इस सड़क का निर्माण भी 1827 में ट्रेल ने उद्घाटन किया था, 34 में पूरी हुई थी, याद रखिएगा, ठीक बात है। ट्रेल के गोरखों के समय से एक प्रथा चली आ रही थी, अगर कोई महिला अन्य किसी शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है, संबंध स्थापित करती है, या उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है, तो उस महिला का जो पति होता था वो अपनी पत्नी की हत्या कर सकता था। ट्रेल ने कहा तो अपराध है, ट्रेल ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया तथा अगर ऐसा करेगा पति तो उसे मृत्यु दंड का प्रावधान दिया गया, ठीक होगी बात। इसी तरह गोरखों के समय से पति अपनी पत्नी को बेच सकता था, विधवा को ससुराल वाले बेच सकते थे, ये सारी की सारी प्रथाएं ट्रेल ने समाप्त की। बच्चों और युवाओं की बिक्री भी गोरखा ने शुरू की थी, ये भी ट्रेल ने समाप्त की। घरेलू दास प्रथा को भी किसने समाप्त किया? ट्रेल ने समाप्त किया। और 1829 में सती प्रथा को भी ट्रेल ने समाप्त किया। आपको पता है सती प्रथा पूरे भारत में विलियम बेंटिंक ने समाप्त की थी 1829 में, वही उसी को हमारे यहाँ पे लागू कौन कर रहा है? ट्रेल कर रहा है।
चलिए 1822 में ट्रेल ने जेल प्रशासन की सुविधा पर रिपोर्ट देने के लिए मिस्टर ग्लिन को भेजा था कुमाऊं की। आप अध्ययन करिए, याद रखिएगा। तो मिस्टर ग्लिन कमेटी किस लिए बनी थी? जेल व पुलिस प्रशासन पर रिपोर्ट देने के लिए बनी थी। किसके समय बनी थी? ये बनी थी आपके ट्रेल के समय। चलिए देखिए, कुमाऊं से हूण यानी तिब्बत क्षेत्र जाने के लिए नए रास्ते का पता लगाया था ट्रेल के समय ही। तो रास्ते में जो घाट पड़ता है ना, आज भी उसे ट्रेल का घाट कहते हैं। ठीक होगी बात, इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेल का घाट, क्योंकि तिब्बत जाने वाले रास्ते का पता ट्रेल के समय ही लगाया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ट्रेल के बाद अगला कमिश्नर आता है मोजले। मोजले 35 से 36 तक रहा। इनका कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, याद रख लीजिएगा। लेकिन क्रम कभी क्रम ही लगाने को दे दे कि इन कमिश्नर को क्रम से लगाइए। उसके बाद जॉर्ज गोबान बने 36 से 38 तक। जॉर्ज गोबान के समय मार्टिन बर्ड आए थे। देखिए मार्टिन बर्ड उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था के सुधारक माने जाते हैं, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, है ना। और तराई भावर में इन्होंने द्वैध शासन लगाया। तो मैं भी आपको बताऊंगा द्वैध शासन क्या है। खैर आप याद रखिएगा, मार्टिन बर्ड जो है किसके समय आए थे? गोबान के समय आए सबसे पहले उत्तराखंड। और गोबान की क्या करी इन्होंने? गोबान की आलोचना की है, याद रखिएगा। चलिए, और गोबान के समय ही उत्तराखंड में दास प्रथा को क्या हुआ? दास प्रथा की समाप्ति हुई है गोबान के समय ही। ठीक है। और गोबान ने ही गोरखों की दिव्य न्याय प्रणाली, आपको पता। आप ये भी कह सकते हैं कि दास प्रथा तो पीछे समाप्त हुई ट्रेन में, वो घरेलू दास थे। ये पूर्णतः दास प्रथा को समाप्ति हो रही है। ठीक है, देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है घरेलू दास, मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है। ठीक बात। वहां पर अन्य कार्यों में भी जो दास लगाते थे वो सब समाप्त कर दिए गोबान ने। और गोरखों की दिव्य न्याय प्रणाली भी किसने समाप्त की है? गोरखों की दिव्य न्याय प्रणाली आपको याद होगा, कढ़ाई दीप, हल्दी का दीप, दुनिया भर की न्याय प्रणाली थी, ये सारी की सारी समाप्त की जॉर्ज गोबान ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद लुशिंगटन, जितने भी कमिश्नर आए उनमें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कमिश्नर है, जिनका काल 1838 से 48 लगभग 10 साल रहा। इन्हें नैनीताल का संस्थापक आप कह सकते हैं। नैनीताल का संस्थापक है, नंबर 1 क्वेश्चन है। ठीक बात है। इनके समय में जो भूमि बंदोबस्त हुआ है, 8वां भूमि बंदोबस्त हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था 7 भूमि बंदोबस्त ट्रेल के समय हो गए थे, 8वां भूमि बंदोबस्त लुशिंगटन के समय हो रहा है। लुशिंगटन ने बेटन जो कि सहायक कमिश्नर थे उन्हें कहा कि आप भूमि बंदोबस्त करिए, और 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यह बंदोबस्त किया गया 8वां भूमि बंदोबस्त। इसमें क्या विशेषता थी? कर का निर्धारण, भूमि की उर्वरता, कृषि की स्थिति आदि के आधार पर ही कर निर्धारित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 साल के लिए लागू हुआ था ये बेटन का भूमि बंदोबस्त। इसे बैक प्रोसेस बंदोबस्त भी कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बंदोबस्त है। ठीक होगी बात। लुशिंगटन के समय लागू हुआ था। किसने किया था? बेटन ने किया था। अब आगे चलते हैं। इसके अभी हमने पढ़ा कि मार्टिन बर्ड आए थे, तो इसके समय भी मार्टिन बर्ड आए हैं। मार्टिन बर्ड और लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमस थे। इनके परिवेक्षण नहीं होता, पर्यवेक्षण होता है। क्या होता है? पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण में राजस्व प्रशासन की आधारशिला रखी गई, जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आज भी लागू हुआ है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में राजस्व प्रशासन की नींव मार्टिन बर्ड और लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमस के पर्यवेक्षण में लुशिंगटन के समय लागू हुई। ठीक बात है। मार्टिन बर्ड की अनुशंसा पर ही उत्तराखंड को रेगुलेटेड प्रांत बनाया गया, रेगुलेशन प्रांत के रूप में। याद आ गई, अभी पीछे डेट डिस्कस की थी हमने, 10 अप्रैल 1838 को उत्तराखंड रेगुलेशन प्रांत के अधीन कन्वर्ट हो गया। और रेगुलेशन प्रांत के अधीन पहले कमिश्नर कौन बने? ये पहले कमिश्नर होंगे लुशिंगटन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए, बर्ड की अनुशंसा पर तराई भावर में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक बात है। अब आप कहेंगे द्वैध शासन क्या था तराई क्षेत्र में? इसमें दो, आपको याद है मुरादाबाद के जो डीएम थे, जिला अधिकारी थे, उनसे संघर्ष चल रहा था। तो अंततः निर्णय ये हुआ, फौजदारी कानून तो दे दिया गया तराई जो मैदानी क्षेत्र को, यानी मुरादाबाद जिले को, तथा राजस्व प्रशासन का अधिकार किसने दिया? पर्वतीय अधिकारी को। तो 2 क्षेत्र से प्रशासन हो रहा था, इसे ही क्या कहा गया? द्वैध शासन कहा गया। ठीक बात है। ठीक है। आप असम भी एक पहाड़ी जिला है, तो वहां पर असम रूल्स थे। ठीक बात है। उन्हीं असम रूल्स को लुशिंगटन ने क्या करा? यहाँ की परंपराओं के अनुसार परिवर्तन करके यहाँ पर लागू कर दिया गया, जिसमें दीवानी ऐसा होता है, दीवानी और निजामत अदालतों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए। उन नियम को क्या कहा गया?
असम में तो असम रूल कहते थे, हमारे यहाँ पे कहा गया कुमाऊं प्रिटेंड रूल्स कहा गया, ये 1839 के हैं। ठीक है, कुमाऊं प्रिटेंड्स रूल याद रखिएगा। ठीक होगी बात। चलिए आगे चल रहा हूँ। अब और क्या काम हुए इनके समय? हडल्सन थे सॉरी, इनके समय हडल्सन थे जिन्होंने 1839 में श्रीनगर में स्कूल स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 1 इस स्लाइड में हो जाता है। इन्हीं के समय बागेश्वर में गोमती नदी के पुल का निर्माण शुरू हुआ था, जो 1848 में पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। चिकित्सा में सुधार के लिए लुशिंगटन की अध्यक्षता में डिस्पेंसरी कमेटी बनी थी 1848 में। नंबर 3 हो जाता है ये। गुमानी पंत ने लुशिंगटन की प्रशंसा में कुछ छंदों की रचना की। नंबर 4 हो जाता है ये भी। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति, याद रखिएगा कई क्वेश्चन आ रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग हरिद्वार से किसने बनाया? अल्मोड़ा में किसने देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की? अब तीसरा है ये, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति। नैनीताल नगर पालिका के गठन के लिए नगर एक्ट पारित किया गया, किसके समय? लुशिंगटन के समय। नंबर 6 क्वेश्चन। ठीक बात है। अब नंबर 7 क्वेश्चन देखिए, अभी तक क्या था? अभी तक ये कुमाऊं जिला था। ठीक बात है, और इसकी तहसील हुआ करती थी ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है, लिखा हुआ है ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल का कौन सा हिस्सा? पौड़ी। क्या हुआ करता था? तहसील हुआ करता था। ये 1839 में क्या करा गया? एक जिला तो ये हो गया अब, और एक नया जिला बना दिया गया पौड़ी 1839 में। तो ये 2 जिले हो गए, याद रखिए। अब 2 जिले हो गए, तो दोनों जिलों के लिए अलग अलग सहायक कमिश्नरों की नियुक्ति की गई। तो एक गढ़वाल में जो सहायक कमिश्नर बने उनका नाम था मिस्टर बेटन। नंबर 8 क्वेश्चन। और कुमाऊं में जो बने उनका नाम है मिस्टर फिलिप। 9 क्वेश्चन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारी चीजें। चलिए, इनकी नैनीताल में ही कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी 25 अक्टूबर 1848 को। याद रखिएगा। लुशिंगटन की आपसे पूछ ले नैनीताल में किस कमिश्नर की मृत्यु हुई, तो आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले कमिश्नर पे चलते हैं। अगले कमिश्नर है बेटन। देखिए, बेटन जब लुशिंगटन के समय सहायक कमिश्नर थे, अब क्या बन गए? कमिश्नर बन गए। बेटन के कार्यकाल को कुमाऊं में स्वर्णिम युग की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। कमिश्नर से पूर्व 1836 से 38 तक गोबान के सहायक रहे, और 1838 से 48 तक लुशिंगटन के सहायक के रूप में रहे। अब इनके समय में इनके असिस्टेंट कमिश्नर थे गढ़वाल के, जिनका नाम था स्ट्रेची। इन्होंने गढ़वाल में लोहे का सस्पेंशन पुल बनाया था। श्रीनगर में 1853 में पुल हुआ था। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। ठीक है, यह पुल स्ट्रेची ने अपने मित्रों के खर्चे से बनवाया था। याद रखना, उनके सहयोग से बनवाया था। बेटन ने दीपचंद चंद राजा, उनके भाई को क्या कहा था? जाली उत्तराधिकारी कहा था। ये कथन है कि इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कभी आई है। बेटन के अन्य सुधार क्या है? देखिए, बेटन ने उत्तराखंड में चाय उद्योग को विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके समय में कोसानी, बेनीनाग आदि विभिन्न स्थानों पर चाय के बगीचे स्थापित किए गए थे। ठीक बात है। और चाय बगीचे स्थापित हो, इसके लिए इन्होंने क्या करा था? इन्होंने सरकार जो खाली पड़ी जमीन थी वो उद्योगपतियों को बांट दी थी। ठीक बात है। देखिए, इनके कमिश्नर जो थे, इनके सहायक कमिश्नर थे रैमजे थे इनके। ठीक होगी बात। इनके सहायक कमिश्नर रैमजे बने थे 1849 में। हल्द्वानी को मंडी के रूप में विकास, मैंने अभी क्या कहा था? हल्द्वानी का विकास 1834 में ट्रेल ने किया था, एक शहर के रूप में। ठीक है, और उसको मंडी और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है आपसे रैमजे को जाता है। ठीक है, हम आगे भी इसे देखते रहेंगे। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। अगले कमिश्नर की जो मैं बात करूं उनका नाम है हेनरी रैमजे। ठीक है, इनका काल 1856 से 84 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉटलैंड के निवासी थे। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। यह कुमाऊं कमिश्नर के साथ साथ अनेक पदों पर रहे और 44 सालों तक इन्होंने उत्तराखंड में अपनी सेवा की कुमाऊं में। ठीक बात है। डलहौजी के चचेरे भाई, पेपर में क्वेश्चन आ गया। और लुशिंगटन के क्या थे? दामाद थे। हमने आगे भी बढ़ा दिया इसे, याद रखिए। रैमजे यहाँ के कल्चर में इतने समाये हुए थे कि यहाँ की भाषा बोलते थे। यहाँ पे गांव के लोगों के साथ बैठ करके मंडे की रोटी खाते थे। इन्होंने देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अपने अलग अलग निवास बना रखे थे। अल्मोड़ा, विंसर और रामनगर आदि में अपने घर भी बनवा रखे थे। रैमजे ने कुल 44 वर्षों तक उत्तराखंड में अलग अलग पदों पर कार्य किया है। ठीक है, ऊपर हो गई बात। लोग इन्हें रामजी साहब भी कहते थे। कुमाऊं का राजा, कुमाऊं का बेताज बादशाह,
ठीक बात है। इनकी उपाधियां हैं, अलग अलग लोग कहते हैं रामजी साहब, कुमाऊं का राजा, कुमाऊं का बेताज बादशाह, ठीक होगी बात। ठीक है, रेमजे ने ही 1861 में भवानी शाह के समय 12 आना बीसी व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, भूमि से संबंधित थी 12 आना बीसी व्यवस्था। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लीजिए, रामनगर नैनीताल को जोड़ने वाली सड़क इन्होंने बनवाई थी, रेमजे ने, नंबर 1 बात। उसके बाद काठगोदाम रेल मार्ग का निर्माण इन्होंने करवाया था, नंबर 2 बात। कुमाऊं में आलू की खेती रेमजे ने शुरू की थी, नंबर 3 बात। हम पढ़ेंगे बागवानी में पढ़ेंगे इसे, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा बस स्टेशन के पास कुष्ठ रोगियों के लिए आश्रम बनवाया, नंबर 4 बात। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। बेटन ने यहाँ पर खसरे का टीका लगवाना शुरू किया था, उसे पूरा करवाया रेमजे ने, नंबर 5 बात। खसरे का टीकाकरण, ठीक हो गई बात। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित करने का श्रेय भी किसका है? रेमजे का है। इनके समय में 1850 में मिशन स्कूल, जो वर्तमान में CRST इंटरमीडिएट कॉलेज है, 1867 का शेरवुड कॉलेज, 1869 का ऑल सेंट कॉलेज, 1877 का स्टॉनले कॉलेज, वर्तमान बिरला मंदिर, 1878 का सेंट मैरी कॉन्वेंट, 1884 का वेलेजली हाई स्कूल और 1888 का सेंट जोसेफ कॉलेज। ये आपको कम से कम इन्हें तो याद ही कर लेना है, 7-8 हैं ये सारे के सारे रेमजे के समय बनाए गए हैं। तो ये आपसे पूछ ही ले शेरवुड कॉलेज कब का है, तो आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक होगी बात। चलिए, रेमजे का महत्वपूर्ण योगदान है तराई क्षेत्र के विकास में। इसके लिए इन्होंने अनेक नहरों का विकास कराया तराई क्षेत्र में, ठीक होगी बात, याद रखिएगा, ठीक बात है। और तराई में मलेरिया जैसा प्रकोप फैला हुआ था, तो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने तराई भावर इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी, याद रखिएगा, तराई भावर इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना भी इन्होंने की थी। चलिए मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, 1883 का है तराई भावर इंप्रूवमेंट फंड। उसके बाद 1857 का जब विद्रोह हुआ तो कौन थे कमिश्नर? रेमजे थे। 1856 से 84 तक है रेमजे का काल, नहीं आप जानते हैं। तो विद्रोहियों को इन्होंने फांसी पर लटका दिया। बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया था इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की दृष्टि से विद्रोह को दबाने में। नैनीताल में फांसी गधेरा आज भी प्रसिद्ध है, ठीक बात है। इन्होंने नेपाल से रणवीर सेना भी बुलवाई थी विद्रोह को दबाने के लिए। और देखिए, मोतीराम शाह, कुंदन लाल शाह और टीवी राजा सुदर्शन शाह से आर्थिक सहयोग भी प्राप्त किया था। ये मोतीराम शाह वही हैं जो नैनीताल में भूस्खलन आएगा तो आर्थिक सहयोग भी ये करेंगे, ठीक बात है। देखिए, फिर इन्होंने 1858 में हिल रेजिमेंट की भी स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक हो गई बात। चलिए, इनके समय में लॉर्ड मेयो आए थे यहाँ पे, और लॉर्ड मेयो कुमाऊं आए तो इनकी बहुत तारीफ की थी, याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट है 1868 तक ये रेमजे जो है ना प्रथम वन संरक्षक भी रहेंगे, ठीक बात है। और इन्होंने वन संरक्षक के रूप में रहते हुए ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अभी देख लेते हैं, वन संरक्षक कह लीजिए चाहे वन कंजर्वेटर कह लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1867 में इनके समय में नैनीताल में भूस्खलन आया था और 1880 में दोबारा नैनीताल में भूस्खलन आया था। आप जानते हैं इससे जो नैना देवी मंदिर है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। मोतीराम शाह ने आर्थिक सहयोग किया था, ठीक बात है। तो इन्होंने फिर ऐसे भूस्खलन ना आए इसके लिए रेमजे ने हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया था, याद रखिएगा, ठीक होगी बात। चलिए मैं आगे चल रहा हूं। 1869 में इन्होंने पी वेले को नियुक्त किया कि भाई यहाँ के क्षेत्र की कानूनों की समीक्षा कर दो, इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। अब ऐसा क्यों किया गया आप जानते हैं। देखिए, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई थी, है ना, उसकी जगह पे साम्राज्य महारानी का शासन आ गया था, ठीक बात है। तो अब उत्तराखंड को भी उसके अधीन लेने के लिए कौन से कानून यहाँ पर लागू हुआ? तो पी वैली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसकी रिपोर्ट 1870 में आई और इसके आधार पर 1874 में उत्तराखंड अधिसूचित जिला अधिनियम के अधीन आ गया, ठीक बात है। और अधिसूचित जिला अधिनियम के अधीन उत्तराखंड 1937 तक रहेगा, ठीक बात है। तो याद रखिएगा, अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 से उत्तराखंड को शासित करेगा और 1937 तक, ठीक होगी बात, ये याद रखिएगा। उसके बाद 1858 में रेमजे के समय पादरी विलियम बटलर आए थे। बटलर ने नैनीताल में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक होगी बात। पहला मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना विलियम बटलर के समय। इनके समय सहायक कमिश्नर बेकेट थे,
बेकेट ने इनके समय 9वां भूमि बंदोबस्त किया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। रैमजे के समय हो रहा है 9वां भूमि बंदोबस्त 1863 से 73 तक। ठीक बात है, बेकेट ने किया, इसलिए कभी कभी इसे बेकेट बंदोबस्त भी कह देते हैं। अंतिम बंदोबस्त है जो गढ़वाल और कुमाऊं में एक ही अधिकारी द्वारा किया गया। बाद में क्या होगा, आगे जाकर के गढ़वाल का अधिकारी अलग हो जाएगा, कुमाऊं का अधिकारी अलग हो जाएगा। ठीक बात है। इसमें पहली बार खेतों की पैमाइश की गई, जिसमें खसरा, खसरा का मतलब होता है खेत, खेत माप के द्वारा सारे गांव की जोतों की माप की नाप कराई गई, मतलब एक एक खेत नापा गया। पहले तो मोटा मोटा गांव नापा गया था, अब एक एक खेत नापा गया। 56 से 61 तक चला ये काम पूरा पूरा। ठीक बात है। बेकेट ने क्या करा, उसके बाद नाप झोंक के आधार पर विभिन्न प्रकार की उर्वर भूमि पर लगान निर्धारण के लिए औसत मानक किया। क्या औसत मानक है वो देखिए भूमि का वर्गीकरण तलाऊ, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम, इजरान और कंटिल आदि में करा गया था। और फिर क्या करा गया, इनका औसत निकाला गया और औसत के आधार पर क्या किया गया, कर का निर्धारण किया गया, यानी राजस्व का अनुमान लगाया गया है। ठीक होगी बात, ये 9वें भूमि बंदोबस्त में किया गया। इसके अलावा पहले बंदोबस्त में गूठ, सदावट और ये मुआतली, ये जमीनें जो है मंदिरों आदि को दान वान दी जाती थी, उनका रिकॉर्ड नहीं था, तो उनका भी रिकॉर्ड संकलन कराया है किसने, ये सब कराया है बेकेट ने। इसलिए इस बंदोबस्त को, 9वें बंदोबस्त को बेकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, कहीं विकेट लिखा होता है तो विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब मैंने वन वाला कहा था, देखिए भारत में और उत्तराखंड में पहली बार वन विभाग की स्थापना जब तक नहीं हुई थी तो उत्तराखंड में एक वन संरक्षक का पद बनाया गया था, और पहले वन संरक्षक बने थे कौन, रैमजे। ठीक बात है, रैमजे भारत के ही पहले वन संरक्षक है। इन्होंने वन संरक्षक रहते हुए ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया और वृक्ष के पत्ते गिरने पर उन पर चिन्ह लगाने की प्रथा शुरू की थी, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद 1858 में सत्ता साम्राज्य के पास आ गई, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जिला अधिनियम पारित किया गया। अभी हमने बात ही करी है, जिसके द्वारा उत्तराखंड 1937 तक शासित होता रहेगा। ठीक बात है, ये भी हमने पढ़ लिया। पी वेले की रिपोर्ट थी, पी वेले की रिपोर्ट के आधार पर 70 में रिपोर्ट आई, फिर ये 74 में पास हुआ। ठीक होगी बात, चलिए। हेम्बलिन, IRE हेम्बलिन है, इनके समय 10वां बंदोबस्त होगा, और 10वां बंदोबस्त जो करेगा व्यक्ति, उसका नाम होगा गूंज। तो गूंज के द्वारा ये 10वां बंदोबस्त किया जाएगा, इसलिए इस बंदोबस्त को गूंज बंदोबस्त भी कहते हैं। आगे जो है मैंने केवल इंपॉर्टेंट डाल रखा है जो आपके काम का है। ठीक बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गूंज बंदोबस्त कब हुआ था, 1899 से 1902 में 10वां बंदोबस्त। और कौन थे कमिश्नर, IRE हेम्बलिन थे, और सहायक कमिश्नर कौन थे, गूंज थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। चलिए, उसके अलावा जो अन्य इंपॉर्टेंट आपके लिए कमिश्नर है, पी विंडम। पी विंडम 1814 से 24 तक रहेंगे। कुमाऊं परिषद की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। तो देख लीजिए, कार्य आपसे पूछे कि कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई तो कमिश्नर कौन थे, पी विंडम थे। होम रूल लीग भी इन्हीं के समय होगा, कुली बेगार आंदोलन भी इन्हीं के समय होगा, और असहयोग आंदोलन भी इन्हीं के समय होगा, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पी विंडम आपको याद रखना चाहिए 14 से 24 तक। ठीक है, आपसे पूछे जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उत्तराखंड में कमिश्नर कौन था, तो पी विंडम थे। ठीक है, याद रखने हैं आपको ये सारे के सारे। तो इनका कार्यकाल याद होगा तो घटनाएं अपने आप भूल जाएगी। पी विंडम 14 से 24 तक। उसके बाद एनसी स्थित 1926 से 1931 सभी ने अवज्ञा आंदोलन इन्हीं के जब हुआ भारत में, तो उस समय कमिश्नर ये थे। तिलाड़ी कांड के समय कमिश्नर ये थे। पेशावर कांड के समय कमिश्नर ये थे। नायक सुधार समिति के समय कमिश्नर कौन थे, यही थे। बाद में बात करूंगा मैं, अध्यक्ष थे ये उसके। ठीक है, और 11वां भूमि बंदोबस्त जो अंग्रेजों द्वारा अंतिम भूमि बंदोबस्त है उत्तराखंड में, वो इन्होंने ही करवाया। इनके समय कौन थे, इबर्टसन के द्वारा किया गया। फिर एक्टन की बात कर लेता हूं, 41 से 43 तक। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड में कमिश्नर कौन थे, तो आप कहेंगे एक्टन थे। इन्हें अल्मोड़ा में पत्थर लग गया था सर पे ना, सर पर क्या लगा था, पत्थर लगा था। उसके बाद स्वतंत्रता के समय कौन थे, तो आप कहेंगे स्वतंत्रता के समय कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर थे फिनले, डब्ल्यू फिनले थे। 43 से 47 तक इनका काल है। श्रीदेव सुमन की जब मृत्यु हुई कब हुई थी, 25 जुलाई 1944 को, तब भी कमिश्नर कौन थे, तो फिनले थे, याद कर लीजिएगा। इस तरह से इनके काल याद कर लीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट जो इनके कार्य इनके समय में हुए वो आ जाएंगे आपके पेपर में, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता के बाद पहले कमिश्नर कौन बने, वो बने KL मेहता। पहले भारतीय जो कुमाऊं कमिश्नर बने वो है KL मेहता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
देखिए मेरे हिसाब से ये पूरा हो गया आपका। आगे आगे भूमि बंदोबस्त देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो उत्तराखंड में अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ वो 60 से 64 में हुआ। ठीक बात है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अंग्रेजों की जो भूमि बंदोबस्त है, पहले यहाँ पे राजा होते थे, राजा तो स्वयं को भूमि का मालिक नहीं कहते थे, अंग्रेजों ने स्वयं को मालिक घोषित किया। ठीक बात है, याद रखिएगा। और जनता जो है गांव के लोग खाईकर बन गए। खाईकर किसान क्या मतलब, आप केवल कर दीजिए और आप खेती करते रहिए, और जब कर नहीं देंगे तो आपको अंग्रेज हटा देंगे। हाथ भूमि को कहा जाता था। हाथवान का मतलब है भूस्वामी को, हाथवान यानी जमींदार टाइप। खाईकर कृषक होते थे। ठीक बात है। जो क्या करता था, जो निश्चित समय पर निश्चित लगान की राशि अदा करता था। सिरतान वो होते थे जो भूमि को ठेके पर लेकर के नगद कर देते थे, वार्षिक किराया देते थे। भूमियां अगर बात करूं, गूठ भूमि वो होती थी जो मंदिरों के रख रखाव के लिए दी जाती थी, उसे गूठ भूमि कहा जाता था। सदाव्रत है ये, सदाव्रत भूमि जो धार्मिक कार्य के लिए उसकी इनकम को खर्च करेंगे, उस भूमि को सदाव्रत कहते थे। हालिया व्यवस्था मतलब बंधुआ मजदूरी संबंधित व्यवस्था है। साझी या अधिया मतलब आप भूमि को साझे पर दे दीजिए, ठेके पर दे दीजिए, आध्याध्य पर दे दीजिए, वो व्यवस्था। ठीक बात है। उसके अलावा संजाय भूमि, जो पूरे गांव की सामुदायिक भूमि, आप परिवार की भूमि ऐसे समझ लीजिए, उसे संजाय भूमि कहते हैं। शिकमी हिस्सेदार, ठीक है, जिस भूमि में बड़े भाई छोटे भाई जो जो हिस्सेदार होते थे, उन भाइयों को शिकमी हिस्सेदार कहते थे। केसर हिंद भूमि, बंजर पड़ी भूमि को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, महारानी की भूमि घोषित कर दिया, और इसे ही तो बागान मालिकों को फ्री में बांटी गई उत्तराखंड में, वही केसर हिंद भूमि थी। प्रधान, प्रधान एक अनुवांशिक पद होते थे गांव में, जिनकी मृत्यु होने पर उनके बेटे को पद मिल जाता था, बेटा नहीं होता दामाद को मिल जाता था। प्रधान का कार्य क्या था, राजस्व एकत्र करने का कार्य हुआ करता था, और इकट्ठा करके ये पटवारी को देता था। पटवारी राजस्व के अकाउंट में जमा करता था सरकार के खाते में। इस काम के बदले प्रधान को जो मिलता था उसे हक प्रधानी, खंगी प्रधानी, आदि प्रधानचारी आदि कहते थे। ठीक बात है। प्रधान के कार्यों पर नजर थोकदार रखते थे, निरीक्षण करते थे थोकदार प्रधान के कार्यों को। थोकदार को सियाना या कमीन भी कहा गया है। ठीक बात है। मैंने जमीन से संबंधित भी सारे तथ्य आपको बता दिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। थैंक यू।